गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा है लॉकडाउन के अंतर्गत आप सब लोग सुरक्षित होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज कृषि विज्ञान विषय विषय में भूक्षरण पाठ पर आज अध्यापन कार्य किया जा रहा है। इसको आप लोग ध्यान से सुनिए और जो भी आवश्यकता लगे उस हिसाब से इसको अपनी कॉपी पर लिखते भी रहें। इस वीडियो के अंत में आपको एक PDF फाइल भी मिलेगी जिसका आप अध्ययन कर सकते हैं और अपनी कॉपी पर लिखेंगे, जिसको मैं बाद में आकर के चेक करूँगा। तो भूक्षरण पर बात करते हैं। भूक्षरण क्या है? भूक्षरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? भूक्षरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है। भू धन क्षरण। भू का मतलब होता है भूमि और क्षरण का मतलब होता है हानि। तो भूक्षरण का अगर अर्थ देखा जाए तो मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो ये होता है भूक्षरण। जैसे अब आप लोग ने देखा होगा, कहीं पानी है, पानी से बहा और मिट्टी के कण बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, तो उसको कहते हैं भूक्षरण। अब परिभाषा भी क्या होगी इसकी? परिभाषा, अर्थ और परिभाषा अलग अलग लिखे जाते हैं। तो परिभाषा होगी कि विभिन्न माध्यमों द्वारा भूमि के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब चले जाते हैं तब उसको भूक्षरण कहते हैं। ये भूक्षरण की परिभाषा होगी। अब आते हैं कि भूक्षरण के प्रकार क्या है। भूक्षरण दो प्रकार का होता है। पहला त्वरित भूक्षरण, दूसरा प्राकृतिक भूक्षरण। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक भूक्षरण की बात कर लेते हैं। तो प्राकृतिक भूक्षरण एक ऐसा भूक्षरण है जो निरंतर होता रहता है, जिसमें मनुष्य या मानवीकृत क्रियाओं का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, और मिट्टी बनने की शायद इसी क्रिया के अंतर्गत मिट्टियाँ हमारी बनी हैं। अब दूसरा आता है त्वरित भूक्षरण। त्वरित भूक्षरण का प्रमुख कारण यही होता है कि इसमें विभिन्न क्रियाएं जो आसपास होती हैं, जो हम लोगों द्वारा की जाती हैं, वो होती हैं। जैसे वनों का विनाश, प्रमुख रूप से कारण है वनों का विनाश है। दूसरा, जो चरागाह हैं उनको नष्ट कर दिया गया है। दूसरा, जो चरागाह बचे हैं उनमें अनियंत्रित चराई की जा रही है और झूम खेती अपनाना। दूसरा, अवैज्ञानिक कृषि प्रणालियों को अपनाना। इन सब के कारण त्वरित भूक्षरण होता चला जा रहा है, जो अत्यंत ही हानिकारक है। इसको इसको इस क्षरण को त्वरित भूक्षरण कहते हैं। बच्चों, त्वरित भूक्षरण दो प्रकार का होता है। एक जल द्वारा भूक्षरण, दूसरा वायु द्वारा भूक्षरण। अब जल द्वारा भूक्षरण क्या है, इसको ध्यान से समझ लेना। जल द्वारा भूक्षरण जब भूमि के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल के माध्यम से जाते हैं तो ऐसा भूक्षरण जल क्षरण कहलाता है। याद हुआ कि नहीं कि जब भूमि के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल के माध्यम से चले जाते हैं तो क्या कहलाता है? वो जल द्वारा भूक्षरण कहलाता है। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, यानी कि जल भूक्षरण निम्न तरीकों से होता है। सबसे पहला भूक्षरण हम इसमें बताते हैं कैसे होगा। इसको कहते हैं स्प्लैश इरोजन या अपस्फरण क्षरण। लिख लिया, अपस्फरण क्षरण या स्प्लैश इरोजन। ये कैसे होता है? जब वर्षा की बूंद ऊपर से नीचे गिरती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो मिट्टी के कणों को बिखेर देती है। जैसे ही बूंद नीचे गिरी, मिट्टी के कण एक इधर से उधर छिटक जाते हैं। तो ये क्या हुआ, मिट्टी के कण एक दूसरे से अलग हट गए। अब पानी बहा तो अब क्या हुआ, मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह गए। तो इसको कहते हैं अपस्फरण क्षरण या स्प्लैश इरोजन कहा जाता है। ये हो गया पहला। अब दूसरा मैं आपको एक प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। ये मेरा हाथ देख रहे होंगे आप। इस हाथ में जो छोटी छोटी रेखाएं हैं, छोटी छोटी रेखाएं
दिख रही होंगी, ये बहुत पतली पतली। इसके बाद ये गाढ़ी गाढ़ी जो मोटी मोटी सी रेखाएं हैं, ये है। इसके बाद ये उंगलियों के बीच में ये स्थान है। तो इनको हमने कहा जो पतली पतली रेखाएं हैं, इसको हम सीट इरोजन, सीट इरोजन से बात करेंगे। सीट इरोजन, दूसरा फिर रिल इरोजन। ये जो इसके बाद जो गाढ़ी रेखाएं बनती है, रिल इरोजन होगी। फिर रिल के बाद गली बन जाती है। गली मतलब गहरी खाई हो जाती है, 1 मीटर से 5 मीटर तक गहरी खाई हो जाती हैं, इसको गली इरोजन कहते हैं। तो अब क्या हुआ, स्प्लैश इरोजन हुआ। स्प्लैश इरोजन के बाद बरसात इतनी तेज़ी से हुई कि जो थोड़ी सी ढालू भूमियाँ हैं, वहाँ देखा होगा कि आपने कि सीट ये ऊपर वाली जो है, ये पानी के साथ बह जाती है ऊपरी सतह। बहुत ही हानिकारक भूक्षरण होता है, किसान को इसकी जानकारी नहीं होती है, और उपजाऊ भूमि जो है वो हमारी बह जाती है पानी के साथ। इसलिए ये क्या हुआ, सीट इरोजन, जो अत्यंत ही हानिकारक है किसानों के लिए। अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो यही जो सीट इरोजन में छोटी छोटी नालियाँ होती बन जाती हैं, है ना, तो ये क्या बन जाएंगी, थोड़ी गाढ़ी हो जाएंगी, जिनको हम रिल इरोजन के नाम से जानेंगे। तो इन पर अगर ध्यान नहीं दिया, रिल बन जाएंगी हमारी। रिल ऐसी होती हैं, ऐसी जगह पर होंगी जहाँ ढालू भूमि होगी। ढालू भूमि में क्या होता है, जल बहता है, और तो छोटी छोटी नालियाँ बन जाएंगी, इनसे बड़ी, सीट इरोजन से बड़ी नालियाँ बन जाएंगी। ये ऐसी नालियाँ होती हैं कि जुताई करोगे तो वो अदृश्य भी हो जाती हैं, तो ये भी हानिकारक है। तो इनसे भी बन जाती नालियाँ। इसके बाद यहाँ पर अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये नालियाँ हमारी गली के रूप में बन जाती हैं, इतने इतने बड़े खंडहर जैसे या नले नाले जैसे बन जाएंगे, 1 से 5 मीटर गहरे होते हैं, जो इटावा ज़िले में आपको देखने को मिलते होंगे। तो ये ऐसा भूक्षरण फिर इसको सुधारा नहीं जा सकता है ऐसी स्थितियों में। तो इस ध्यान देने की बातें हैं। ये हो गई रेल इरोजन। आपको 3 इरोजन पता हो गए। सीट इरोजन, जिसे हम परत क्षरण भी कहते हैं। दूसरा हो गया रेल इरोजन, जिसको हम क्षुद्र सरिता क्षरण कहते हैं। और इसके बाद क्या होगा, अगर क्षुद्र सरिता क्षरण पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर बहुत गहरी खाई बन जाएंगी, जिसको हम गली इरोजन या अवनालिका क्षरण कहते हैं। बच्चों, अब वायु द्वारा क्षरण की बात करते हैं। जब मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु के माध्यम से जाते हैं तो ऐसा क्षरण वायु द्वारा क्षरण कहलाता है। ये क्षरण ऐसे क्षेत्रों में होते हैं जहाँ तापमान बहुत ज़्यादा होता है, भूमियाँ रेतीली होती हैं, और मिट्टी के कण उड़ते रहते हैं। जैसे राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, ये इसके उदाहरण हैं। तो वायु क्षरण, अब वायु क्षरण कितने प्रकार से होता है? वायु क्षरण ट्रिपल एस, यानी कि 3 एस: सस्पेंशन, साल्टेशन और सरफेस क्रीप। याद रखना होगा, ट्रिपल एस, तीनों एस आते हैं क्या? सस्पेंशन, साल्टेशन और सरफेस क्रीप। हिंदी में बात करें तो सस्पेंशन को निलंबन कहते हैं, साल्टेशन को उत्पतन कहते हैं, सरफेस क्रीप को सतही कहते हैं, पृष्ठ सर्पण भी कहा जाता है, यानी कि बाद में अभी बताते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात करते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन में क्या होता है कि मिट्टी के कण 0.1 मिलीमीटर व्यास से भी कम के होते हैं, और ऐसे मिट्टी के कण अपने वायुमंडल में उड़ते रहते हैं, बहुत हल्के माध्यम से उड़ते रहते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं और मिट्टी का क्षरण बढ़ाते हैं। इसको क्या कहेंगे? सस्पेंशन या निलंबन वायु क्षरण कहलाता है। इसके बाद आता है साल्टेशन, जिसको उत्पतन कहते हैं। सबसे ज़्यादा वायु क्षरण अगर किसी क्रिया में होता है तो वो साल्टेशन की क्रिया में ही होता है। साल्टेशन या उत्पतन की क्रिया में मृदा के कण जो होते हैं 0.05 से 0.5 मिलीमीटर तक के होते हैं।
ये वायु वेग तथा दाव तथा जो संचलनशील कणों के आपसी टकराव के कारण ये ऊपर की तरफ उड़ते रहते हैं, ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं और फिर वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिससे ऐसा क्षरण सबसे ज़्यादा इससे ही क्षरण होता है। लगभग 50 से 70% क्षरण इसी माध्यम से होता है। इसके बाद हमारा आता है सरफेस क्रीप, जिसको पृष्ठ सर्पण भी कहते हैं। ऐसे कण जिनका आकार 0.5 मिलीमीटर व्यास से अधिक होता है, ऐसे मिट्टी के कण वायु के साथ उड़ नहीं पाते हैं, लेकिन ये अपने स्थान से लुढ़कते हैं। अपने स्थान पर हैं, यहाँ से लुढ़क कर दूसरे स्थान पर पहुँचते हैं। तो इस प्रकार का क्षरण सरफेस क्रीप या पृष्ठ सर्पण कहलाता है। इससे ज़्यादा तो नहीं होता है, लेकिन भूक्षरण तो होता है। तो बच्चों, आज क्लास लंबी हो रही है। अगली इसी चैप्टर की अगली क्लास आपको मिल जाएगी। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे मेरा अगला वीडियो जैसे ही आएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए और दूसरा वीडियो आता है। थैंक यू।